दक्षिण कोरिया में जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि कोरिया भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। पहलगाम की घटना पाकिस्तान की ओर से किए गए आतंकवादी हमलों की श्रृंखला और प्रधानमंत्री का न्यू नॉर्मल का नारा की ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा हम आतंकवादियों और आतंकवाद का समर्थन करने वालों में कोई अंतर नहीं करेंगे, यह हमारा संदेश है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हमारे सांसदों, मंत्रियों और प्रेस से आधिकारिक बैठकें होंगी। अधिकांश रूस से हमारे इस यात्रा में एक बात सभी को समझ में आ रही है कि पाकिस्तान ही आतंकवाद का केंद्र बिंदु है। वहीं से सारे आतंकवादी निकलते हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सारी दुनिया में भेजे जाते हैं। मिनिस्टर ने ब्रीफ किया यहाँ के सारे सिचुएशन को, और कोरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए। लगभग 600 कंपनी कोरिया की इंडिया में प्रेजेंस है, तो बड़ा ट्रेड, बड़ा बिजनेस कोरिया के साथ हमारा होता है, और कोरिया सिक्योरिटी काउंसिल में भी मेंबर है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है अपनी बात रखने के लिए। वहां पर हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू की भी आ जाए, तो इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है खास करके जो हम लोगों ने पहलगांव की घटना जो हुई है और सीरीज ऑफ टेररिस्ट अटैक का जो एक हिस्ट्री रहा है पाकिस्तान के तरफ से, वो और उसके बाद जो इंडिया में प्रधानमंत्री जी ने एक नया जो न्यू नॉर्मल दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा कि टेररिस्ट में हम अब डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे कि जो टेररिस्ट है और जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, तो जो सपोर्ट करते हैं उनको भी हम हमारे नजर में है, जो प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये एक चीज है, वही एक मैसेज है। आज शाम में हम लोगों का इंडियन डायस्पोरा से है और फिर यहाँ के थिंक टैंक से मीटिंग है। आज संडे है, कल ऑफिशियल मीटिंग फिर हम लोगों का जो अलग अलग पार्लियामेंट्रियंस या जो यहाँ के मिनिस्टर है, प्रेस है, उन लोगों से कल हमारा मीटिंग हुआ। लेकिन लार्जली मैं ये देख रहा हूँ जो अभी तक का हम लोगों का यात्रा रहा है, एक बात सबको समझ में आ रही है कि पाकिस्तान ही टेरर का हब है, सबसे बड़ा सेंटर दुनिया में। सारे टेररिस्ट का फैक्ट्री जो है वो पाकिस्तान में, वहीं से सारे आतंकवादी निकलते हैं और पूरे दुनिया में डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से भेजे जाते हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 122वें एपिसोड पर कहा कि मेरे लिए यह कार्यक्रम जानकारी का बहुत अच्छा स्रोत है। इस कार्यक्रम से हमें प्रेरणा मिलती है। यह कार्यक्रम प्रेरणा का भंडार है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम जानकारी का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। मेरे लिए मन की बात इन्फॉर्मेशंस का एक ऐसा स्रोत है जिसके लिए हो सकता है हमको एक महीना अलग अलग किताबें पढ़ें, लाइब्रेरी में काफ़ी घंटे दें, तब जो जानकारी मिले, या शायद तब भी वो ना मिल सके, वो हमें 30 मिनट के मन की बात उसमें मिल जाती है। आज भी जो सूचनाएं मिली हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से देश के लोग सेना का समर्थन कर रहे हैं, देश का समर्थन कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा में भाग ले रहे हैं, कैसे लोग अपने बच्चों का, इस दौरान पैदा हुए बच्चों का नाम सिंदूर रखा, किस प्रकार से हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने वाली इंफॉर्मेशंस, कहीं कोई दिव्यांग व्यक्ति जो जीवन से हार चुके थे और उनकी सूचना हम तक पड़ रही है कि उन्होंने अपने आरी मतलब लोहार का काम सीखा और ऐसा ऐसा हैंडीक्राफ्ट बनाया जिसकी बहुत सेल बढ़ गई, लोगों में डिमांड बढ़ गई। एकदम मतलब हिमालय के बहुत बड़ी चोटी पे जाके महिलाएं वहाँ कचरा साफ कर दिया, पर्वतारोहण तो किया ही। तो ये सारी चीज़ें किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण हो रहा है, कैसे बिहार में खेलों का भी जो खेलो इंडिया के तहत, तो उसकी ऐसी बातें जो आपको प्रेरित कर सकती हैं। तो मन की बात हमारे लिए प्रेरणा का भंडार है। मैं तो पूरे देश के लोगों को बोलूँगा, आप अपने समय सारणी में मन की बात को शामिल कर लीजिए।
आधा घंटा अगर ध्यान से, अभी मैं जितनी बातें आपको बोल रहा हूँ सब याददाश्त से बोल रहा हूँ, नोट भी नहीं किया। हमारे यहाँ जो लोग बैठे हैं घर पे, पहले हम लोग क्या करते थे, बहुत भीड़ लगा के सुनते थे। तो अब हम कह रहे हैं जहाँ है वहीं सुनिए, 5 के ग्रुप में, 10 के ग्रुप में, परिवार बैठ के सुनिए। तो ये शुरू हो गया है। और मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का मन की बात, लोग समझते हैं वो अपने मन की बात कहते हैं, नहीं, जो चिट्ठियों से और इन्फॉर्मेशन से उनके पास आ रही है, वहाँ उसको, जहाँ ANI की भी नज़र नहीं है, वहाँ उन सूचनाओं से, क्योंकि आप देखिए कोई भी चैनल तभी काम करेगा ना जो हर जगह से उसको इन्फॉर्मेशन आए। प्रधानमंत्री जी के इस अभियान से देश का ऐसा यूनिट जुड़ गया है जो अपने प्रयासों को लिखता है और उन्हीं में कुछ सेलेक्टेड को बताते हैं। ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन का केंद्र है और मन की बात एक बहुत प्रेरक कार्यक्रम बन गया है। आज हमको ये महसूस हो रहा है, आज फिर से। देखिए, मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी का ये वो कार्यक्रम है जो अब जन की बात बन चुका है। इतनी बड़ी जानकारी देने वाला ये कार्यक्रम, जिसमें ऐसी हर बार नई चीजें सीखने को मिलती हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां ऑपरेशन सिंदूर की बात की, वहां से स्वदेशी की बात की, वहीं सिक्किम के डॉक्टर भूटिया जिस तरह से क्राफ्ट की बात की, उसका जिक्र उन्होंने किया। खेलो इंडिया का जैसे आपने जिक्र किया कि बिहार में जिस तरह से खेलो इंडिया के खेल हुए हैं, उसमें 5000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। और उसी के साथ साथ मधुमक्खी पालन की बात की उन्होंने। और हर बार माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में नई जानकारी, नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और गिर के जिस तरह से उन्होंने बताया कि एशियाई शेर अब 891 की संख्या में पहुंच चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है और समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिससे, जैसे आज उन्होंने जीवन जोशी का जिक्र किया उत्तराखंड के, कि एक व्यक्ति अगर किसी तरह से शारीरिक रूप से अक्षम होकर भी किस तरह से अपना नाम कमा सकता है, ऐसे कई उदाहरण माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत में आते हैं। और इस कार्यक्रम के लिए तो मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस एक कार्यक्रम की वजह से एक पूरा नॉलेज बैंक पूरी देश की जनता को मिलता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर कहा कि प्रति व्यक्ति आय पर बात कीजिए, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई की बात करें, मध्यम वर्ग जो EMI देने के संघर्ष से जूझ रहा है उसकी बात करें, MSME सेक्टर की बात करें, या 45 साल का जो बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा है उसकी बात करें, तो फिर हमें समझ में आएगा कि आपके चमक धमक वाले आंकड़ों का प्रभाव आम व्यक्ति पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि आम व्यक्ति के जीवन पर चर्चा तो कीजिए। यह कहना तो ठीक है कि हम इस देश से या उस देश से आगे बढ़ गए, लेकिन देशवासियों से तो पूछिए कि वे कितना आगे बढ़े हैं। भाई, पर कैपिटा इनकम पे थोड़ा बात कर लें, अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई के बारे में बात कर लें, जो मध्यम वर्ग EMI देने के संघर्ष में जूझ रहा हो उसके बारे में बात कर लें, MSME सेक्टर के बारे में बात कर लें, 45 साल का बेरोजगारी का जो रिकॉर्ड टूटा है उसके बारे में बात कर लें। फिर तो हमको समझ में आए कि साहब आपके जो चमक धमक वाले आंकड़े हैं उसका प्रभाव आम आदमी पर भी पड़ रहा है। आम आदमी का जीवन, मध्यम वर्ग का जीवन, यार उस पर चर्चा करिए ना। ये कह देना साहब इससे आगे बढ़ गए, उससे आगे बढ़ गए, सबसे आगे बढ़ गए साहब, लेकिन देशवासियों से तो पूछिए वो कितना आगे हैं, कितना पीछे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा है कि जब हम नीति आयोग की पहली बैठक में गए थे तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं कि यह हासिल हुआ है या नहीं। मैं OP चौधरी से पूछना चाहता हूं कि अगर विकास बहुत तेजी से हुआ है तो 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज से खुश क्यों हैं, उस पर आश्रित क्यों हैं? अभी तक के नीति आयोग की कल बैठक हुई, हम लोग भी जब नीति आयोग में पहली बैठक में गए थे तो प्रधानमंत्री ने कहा $5 ट्रिलियन के इकोनॉमी बनाएंगे। अब वो बना कि नहीं बना आप देख लीजिए, वो तो अपने आप बनते जाएगा, महंगाई बढ़ते जाएगी, रुपये की कीमत घटते जाएगा तो बन ही जाना है, उसमें उसका योगदान क्या है। लेकिन दूसरी बात, वो तो बना नहीं पाए, फडणवीस बोल रहे हैं महाराष्ट्र को $5 ट्रिलियन का बनाएंगे। और OP चौधरी से केवल इतना पूछना चाहता हूं कि यदि विकास बहुत तेजी से हुआ है तो 80 करोड़ लोग
5 किलो अनाज में खुश क्यों हैं, उस पर आश्रित क्यों हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि महागठबंधन इंडी गठबंधन के लोगों का एक ही मुद्दा है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन एनडीए प्रधानमंत्री मोदी का उद्देश्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 2027 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का विजन है, लोगों का समर्थन है, तभी यह संभव है। हम भारत के लोगों को इसके लिए बधाई देते हैं। ये बात तो बहुत पहले से हम लोग को जानकारी थी कि चूंकि हम तो कहते हैं कि महागठबंधन के लोग या एनडी के लोग का एक मुद्दा है कि प्रधानमंत्री हम होंगे, लेकिन एनडीए के लोग, इसमें नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, उनका मकसद यही है कि हम हिंदुस्तान को, भारत को कैसे विकसित राष्ट्र बनाएं, और इसका विजन है कि 2047 में हम लोग भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। उसी क्रम में आज 11वां पोजीशन में भारत मिला था आर्थिक व्यवस्था के विजन में, आज चल रहे थे 5वां, और ये बात सही है कि जापान को पछा करके हम लोग अब चौथा हो गए। लेकिन इतना ही तक नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ 2027 से 30 के बीच में भारत आर्थिक व्यवस्था में तीसरा पोजीशन आ जाएगा, और 2047 में हम लोग विकसित राष्ट्रों में एक हो जाएंगे। तो ये तो नरेंद्र मोदी जी का विजन है, और जिस प्रकार से आर्थिक अनुशासन और सभी बातों को देखते हुए आज चल रहे हैं, आज उनका पराक्रम और भारत की जनता का समर्थन, जिसके चलते ये सारी बात संभव है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री और भारत की जनता को हम बधाई देते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल न होने पर कहा, इससे पश्चिम बंगाल का नुकसान हुआ है। आयुष्मान भारत योजना से लेकर विश्वकर्मा योजना तक केंद्र सरकार की कोई भी योजना बंगाल में लागू नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने बंगाल में अब एक दिवालिया राज्य है। उन्होंने कहा कि बंगाल अब एक दिवालिया राज्य है, जनता को इससे नुकसान हो रहा है। बंगाल का नुकसान हुआ, बंगाल का साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वर्किंग रिलेशन बनना चाहिए था, वो मौका उन्होंने खो दिया। बंगाल में तो आयुष्मान भारत से लेकर विश्वकर्मा योजना से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई योजना का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नहीं है। बंगाल इज ए इंसॉल्वेंट स्टेट नाउ, बैंकक्रप्ट स्टेट। 7 लाख करोड़ से ज्यादा लोन हो गया। इसका बाद भी ममता बनर्जी अपनी ईगो लेकर चल रहा है, इसलिए बंगाल की नुकसान हो रहा है। दादा, लखनऊ में एयरपोर्ट के लिए जमीन नहीं दे रहा है, एम्स के लिए जमीन नहीं दे रहा है, नया रेल लाइन के लिए जमीन नहीं दे रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रांची हवाई अड्डे पर पहुंचे। उन्होंने अपने झारखंड दौरे पर कहा कि मैं बिरसा मुंडा की धरती को नमन करता हूं। यह धरती तीर शौर्य की धरती है, जनजातीय समुदाय की संस्कृति की धरती है। झारखंड आज जनजातीय समुदाय की संस्कृति को साथ लेकर आधुनिक विकास की राह की ओर बढ़ रहा है। बिरसा मुंडा की धरती को मैं नमन करता हूं। ये धरती शौर्य की धरती, जनजाति समुदाय की संस्कृति, हमारे संस्कार परंपराओं की धरती है। झारखंड के अंदर जहां जनजातीय समुदाय की संस्कृति के साथ आधुनिक विकास की राह की ओर भी बढ़ रहा है, बिरसा मुंडा की यह धरती हम सबको प्रेरणा की धरती है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी अभी रांची आ रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती पर वो पधार रहे हैं। बहुत उत्साह है। आप भगवान बिरसा मुंडा विमानपत्तन देख रहे हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि आम लोग पहली बार ओम बिरला जी को रांची में स्वागत करने का उनको मौका मिल रहा है, और हमारे यहाँ लोकल जो हमारी संस्कृति है उसके अनुरूप उनका स्वागत होगा। हमारी जो आदिवासी संस्कृति है उसके अनुरूप स्वागत। और आज भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, और उनका जहां जनजातीय संग्रहालय भगवान बिरसा मुंडा जहां कैद रहे वहां भी जाने का भी आज कार्यक्रम है। और उसके बाद
सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 75 साल हो रहे हैं, प्लैटिनम जुबली है। तो जमशेदपुर में बड़ा कार्यक्रम है और शाम को लगभग 150 से ऊपर संस्थाएं रांची की, उसमें धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक संगठनों के द्वारा उनका नागरिक अभिनंदन है। तो लोकसभा का अध्यक्ष का आना, क्योंकि देखिए भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र का मंदिर संसद, और लोकसभा का अध्यक्ष का आना हम सबके लिए गौरवान्वित करता है। और कैसे लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार सदन को चलाना, को पूरा देश रोजाना टीवी में लोकसभा अध्यक्ष को देखता है, पूरी जनता देखती है, तो उत्सुक है अपने लोकसभा अध्यक्ष को स्वागत करने के लिए। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन किए। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत संजय दास जी महाराज ने कहा कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का आध्यात्म के प्रति बहुत ही लगाव है। भगवान रामलला के दर्शन के बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी के भी आशीर्वाद लिए और उनके साथ आध्यात्म की भी बहुत कुछ चर्चाएं हुई। देखिए, विराट कोहली जी और अनुष्का शर्मा जी वो ऐसे भी आध्यात्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, भगवान के प्रति और सनातन धर्म के प्रति उनका बहुत ही लगाव है। और भगवान रामलला का उन्होंने दर्शन किया, तत्पश्चात हनुमान जी का भी आशीर्वाद लिया और उसके बारे में, उसके साथ साथ थोड़ी सी आध्यात्म के बारे में भी चर्चाएं हुई, यहाँ की पौराणिक चीज़ों के बारे में भी चर्चा हुई और रामलला का परिक्रमा भी किया और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद भी लिया। निश्चित है, हनुमान जी से आशीर्वाद लिए हैं तो फलीभूत होगा। आगे बढ़ेंगे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने नीति आयोग की बैठक पर कहा कि आज़ादी को इतना समय बीत चुका है, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कई देशवासी ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए आवास, खाने के लिए भोजन नहीं है। जब तक हमारे देश का एक एक व्यक्ति संपन्न ना हो जाए, तब तक मैं नीति आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करता। आज़ादी के इतने लंबे समय बीत गए, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, देश की आजादी का फल आज हमारे तमाम देशवासी ऐसे हैं, गरीब हैं, जिनको रहने के लिए मकान नहीं है, 2 जून खाने के लिए भोजन नहीं है, सड़कों पर गुजर बसर करते हैं। तो जब तक हमारे देश का एक एक व्यक्ति संपन्न न हो जाए, तब तक मैं नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उससे इत्तेफाक नहीं करता। और ये सरकार का ये कहना कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई है, बल्कि मजबूत नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो सुधार, अपेक्षित सुधार होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।